नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और 11/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 11/2019 कैटेगरी नंबर 2 असिस्टेंट लाइनमैन एएलएम का एग्जाम हुआ था डीएचबीबीएनएल का। और ये एग्जाम हुआ था 14 तारीख को। ठीक है, 3 शिफ्ट में एग्जाम था। आप सभी को पता ही होगा कि 14 मार्च को ये एग्जाम हुआ था, जो कि 3 शिफ्ट के अंदर एग्जाम था। तो इनका हम क्या डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का मैंने सॉल्यूशन क्या है डिटेल से डाल रखा है, आप देख सकते हो। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहां हम क्या आज इवनिंग सेशन का जो भी एग्जाम पैटर्न रहा था उसके बारे में देखेंगे, किस किस टाइप के क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना। तो काफी स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि हमें क्या है, जो भी जितने भी हरियाणा के अंदर टेक्निकल एग्जाम है उनका डिटेल से सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो बिल्कुल मैं आपको डिटेल से एक एक क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन करेंगे हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 से। क्यों 51 से, आप सभी को पता ही होगा कि हरियाणा के अंदर टोटल होते हैं 90 क्वेश्चन, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक तो नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है, जो कि यहां तक आके खत्म हो गया है। और आगे 40 क्वेश्चन जो 51 से स्टार्ट होंगे और 90 तक रहेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन क्या है टेक्निकल पोर्शन रहेगा। तो टेक्निकल पोर्शन में देखते हैं सबसे नंबर 1 क्वेश्चन को, और क्या दे रखा है यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से एक एक चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। कौन सा एक जो सिस्टम है, इसके नीचे ऑप्शन दे रखा है, इनमें से अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। और आपको यह भी देखना पड़ेगा कि डीसी मोटर दे रखी है, डीसी जनरेटर दे रखा है। ठीक है ना। तो अब आपको मैं दोनों फॉर्मूले बताता हूं। एक तो होता है मोटर के बारे में। ठीक है, मोटर के बारे में क्या बोला जाता है, मोटर के बारे में क्या है, जो मेन वोल्टेज है उसका हाफ करते हैं और बराबर किसके होता है, ये होता है ईबी के। अब आप बोलोगे ईबी क्या होता है, ईबी होता है बेक ईएमएफ। ठीक है, ये तो होता है मोटर का केस। अगर हम बात करें जनरेटर के केस की, जनरेटर के केस में क्या रहता है, जनरेटर के केस के अंदर होता है V बराबर Eg बटा में 2, ये होता है जनरेटर का केस। ठीक है ना। मोटर के अंदर होता है बेक ईएमएफ, जनरेटर के अंदर होता है जनरेट ईएमएफ, जिसे ईजी बोलते हैं। अगर आपको बोल दे कि ईजी का आप फॉर्मूला बताइए या फिर आप ईबी का फॉर्मूला बताइए, तो इन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है P5ZN बटा में 60A। आपको ये फॉर्मूला याद रखना। यहां पर डिटेल वैल्यू क्या दे रखी है, P पोल होता है, फाई हमारे पास फ्लक्स हो गया, N हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी चालकों की संख्या, जेड हो गया चालकों की संख्या, N क्या होता है स्पीड, N क्या होगा स्पीड होता है। और यहां पर A क्या होता है, A होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कि समानांतर पथों की संख्या होती है A। ठीक है ना। ये तो बात होगी ऊपर ऊपर की, जो इस टॉपिक से अलग बात बनती है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। और यहां पर क्या पूछ रखा है, आपको आपको बोल रखा है मोटर के बारे में, डीसी मोटर दे रखी है और अधिकतम शक्ति के लिए दिया हुआ है। अगर मोटर का केस बनेगा तो मेन वोल्टेज का हमें हाफ करना होगा, यानी कि यहां पर आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा कि व्हेन द बेक ईएमएफ इज हाफ द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज होगी यानी कि मेन वोल्टेज होगी, उसका हमें हाफ करना होगा, तब जाकर क्या है बेक ईएमएफ बनेगी, जब पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा है। ठीक है ना, आधा होगा प्रयुक्त वोल्टेज का। ये तो होता है मोटर का केस। अगर जनरेटर के केस की बात करें तो क्या होगा, ईजी को हमें आधा करना होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। बच्चे यहां तक कम ही पढ़ते हैं, मुझे पता है इस टाइप के टॉपिक बच्चे कम ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब आपको इस टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 52 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में क्या दे रखा है, पार्श्व ईएमएफ यानी कि बेक ईएमएफ और धारा के बीच संबंध को परिभाषित करता है। ठीक है, तो परिभाषित कौन सा करता है, देखिए जब हम बेक ईएमएफ को क्या है कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सिस्टम कब बनेगा आप देख सकते हो, डिटेल से देखते हैं कब बनता है हमारे पास। बेक ईएमएफ को हम कम करेंगे तो जो हमारे पास करंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। देखिए कैसे बनता है, आपको ये फॉर्मूला आपको ये क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बेक ईएमएफ और धारा का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए।
तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का। स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड बराबर होता है ईबी बटा में फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है स्पीड का। यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है कि धारा, यानी कि क्या दे रखा है हमें, करंट एंड बैक ईएमएफ के बारे में देखना होगा। करंट और बैक ईएमएफ के बारे में क्या बातें दे रखी है कि अगर हमारे पास ईबी यानी कि बैक ईएमएफ ज्यादा होगा तो आपको पता होगा जो फाई होता है वो हमेशा क्या होता है, फाई हमारे पास समानुपाती होता है करंट के। ठीक है ना, करंट के समानुपाती होगा तो यहां पर हमारे पास के बैक ईएमएफ ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम अलग तरीके से और भी देख सकते हैं। और तरीके से कैसे देखेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दी हुई थी मोटर के अंदर क्या बनता है, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। देखिए मोटर के अंदर इक्वेशन क्या बनती है, मोटर के अंदर हमारे पास इक्वेशन होती है, जैसे कोई मान लीजिए मोटर है, ठीक है, ये हम बना देते हैं शंट मोटर। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, ये हमने बना दी शंट मोटर, ये बना दी। शंट मोटर के अंदर क्या होता है, मेन वोल्टेज देंगे, यहां पर करंट फ्लो होगा IL, उसके कारण क्या यहां पर IA करंट होगा, यहां पर क्या होगा EB होगा, यहां पर RA होगा, इसमें क्या होगा RSH होगा, और यहां पर करंट होगा वो होगा ISH। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो मेन वोल्टेज हमारे पास, मान लीजिए मेन वोल्टेज होगी वो बराबर किसकी होगी, बराबर होती है EB प्लस में IARA। ठीक है ना, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास वोल्टेज की, जो कि आगे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको इस टाइप के। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, EB प्लस में IA दे रखा है, यानी कि करंट दे रखा है, और RA साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, इस बेस से हम क्या पता चल सकता है, हमें यह पता चलेगा कि अगर हम बैक ईएमएफ को क्या है कम करेंगे तो हमारे पास जो I होगा, करंट होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास किसके अंदर, ये इक्वेशन बनती है कि डीसी मोटर के अंदर व्हेन, यानी कि जब पार्श्व ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ का कमी होगी तो धारा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सा था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक बार जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था उसी बारे में क्वेश्चन यहाँ पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध डीसी मोटर के बारे में सत्य है। सत्य कथन बताना है आपको। सत्य कथन का मतलब क्या है कि हमारे पास बैक ईएमएफ समानुपाती होती है मोटर गति की। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था कि n बराबर क्या होता है, ईबी बटा में फाई होता है। आप यहां से देख सकते हो n जो है वो समानुपाती है किसके, ईबी के समानुपाती है। n होता है स्पीड, ईबी क्या होती है, बैक ईएमएफ। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी मैंने आपको जस्ट ये क्वेश्चन भी बताया था, डीसी शंट मोटर की बात चल रही है और इसके अंदर आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ये इक्वेशन मैंने आपको जस्ट अभी लिख के दिखाई है, लेकिन दोबारा मैं आपको बताता हूं। देखिए दोबारा क्या रहेगा इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए हमारे पास क्या है, डीसी शंट मोटर है, तो शंट मोटर को हम बना देते हैं इस तरह से। डीसी शंट मोटर है तो यहां पर दो ब्रश लगा दिए हमने। ब्रश लगाने के बाद इनके साथ में हमने क्या है, फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी शंट के अंदर, और ये हमारे पास क्या है, मेन वोल्टेज बनती है। मेन वोल्टेज होगी, मेन वोल्टेज के कारण क्या होगा, IL करंट फ्लो होगा, इसके कारण क्या होगा, IA करंट होगा। यहां पर उत्पन्न वोल्टेज कौन सी होगी, EB होगी। यहां पर प्रतिरोध क्या होगा, RA होगा। शंट का प्रतिरोध है वो RSH होता है, और शंट के अंदर जो करंट जाएगा वो ISH करंट जाएगा। ओके, अब इस बेस से हमें क्या करना है, बहुत से बच्चों को डाउट रहता है ये इक्वेशन बनाने के अंदर भी किस तरह से इक्वेशन बनती है। तो समझिए किस तरह से बनेगी इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास, हम बात कर रहे हैं मोटर की, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास मोटर का ही पूछ रखा है, ना कि जनरेटर का बोल रखा है। मोटर की बात है तो मोटर के अंदर आपको पता है भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मोटर को, और मैकेनिकल एनर्जी में मोटर बदल देती है एनर्जी को। ठीक है ना, आपको ये तो पता ही होगा। अब यहां पर क्या किया हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, यानी कि वोल्टेज हमने यहां पर दी। मान लीजिए हमने 200 वोल्टेज यहां पर दे दी इसको। ठीक है, लिखते हैं 200 वोल्टेज हमने क्या है, मेन वोल्टेज दे दी। उसके बाद ये वोल्टेज आगे जाएगी और यहां पर I और R आपको दिखाई देंगे। कोई भी सर्किट हो जहां पर आपको I, A और R आपको दिखाई दे जाए, जरूरी नहीं है मैंने यहां पर IA लिखा है, यहां पर RA लिखा है, जरूरी नहीं आपको IA और RA लिखा मिले, आपको सीधा I और R लिखा मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों मिलकर क्या है,
वोल्टेज को गिराने की कोशिश करेंगे हमेशा। इसी ये फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है वोल्टेज ड्रॉप का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पूछे किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप का, यानी कि वोल्टेज को गिराने का काम ये दोनों करते हैं। इन दोनों को लुटेरे मानते हैं हम डीसी मोटर के अंदर। तो ये दोनों क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वोल्टेज लूट कर फिर जाकर क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां पर ईबी में पहुंचेगी, यानी बैक ईएमएफ पहुंचेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इन दोनों ने क्या है, इन दोनों ने 10 वोल्टेज यहां पर ड्रॉप कर दिया और यहां पर टोटल वोल्टेज कितनी पहुंची है, 190 ही वोल्टेज पहुंची है ईबी के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, मेन वोल्टेज 200 प्लस में ईबी कितनी थी 190 प्लस में क्या था 10 वोल्टेज जिन्होंने ड्रॉप की थी वो वाली वैल्यू। अब इनकी बात लिखते हैं, मेन वोल्टेज V होता है, 190 किसमें गई थी ईबी के अंदर, प्लस में 10 हमारे पास क्या है, 10 हमारे पास है आई और आर ए की बात रहेगी। ये इक्वेशन बनती है, आप चेक कीजिए यहां पर ऑप्शन में ये इक्वेशन दे रखी है क्या, ये इक्वेशन नहीं दे रखी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में दे रखा है, मतलब अब आपको यहां पर ईबी लिख रखा है, यानी कि ई लिख रखा है, ई का मतलब ईबी होगा, बैक ईएमएफ की बात ही चल रही है। अब ईबी को हम एक साइड में रखेंगे, इन दोनों को उठाएंगे और इस साइड ले जाएंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है कि ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। ये इक्वेशन आप चेक कीजिए, आपको ऑप्शन में दिखाई देगा ऑप्शन नंबर ए कि ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। यहां पर आई ए आर ए नहीं लिख रखा, ये कोई बात नहीं, ये कॉमन सेंस की बात होती है, आपको पता होना चाहिए भी ये इक्वेशन ऐसे बनती है। तो उम्मीद करता हूं डिटेल से जो 54 नंबर क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 55 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण तुल्यकाली मोटर यानी कि सिंक्रोनस मशीन, इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखा है, तो कार्य पद्धति की को परिभाषित करता है। तो आपको बस तुल्यकाली मोटर का एक फॉर्मूला याद होगा स्पीड का, ns बराबर 120 f बटा में p। पहले तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला चेक करोगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है, तो कहीं पर भी नहीं दिखा रहा है, स्टार्टिंग के अंदर क्या है एफ आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको एफ बेस से लिखेंगे, एफ बराबर ये इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा एनएस के साथ, पी बटा में ये नीचे आ जाएगा 120, तो एनएस गुना में पी बटा में 120, तो हमारे पास क्या है एन गुना में पी बटा में 120। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही बैठ रहा है, तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मोटर हमारे पास होती है ना सिंक्रोनस मोटर है, ये मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसको हम लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी, लैगिंग लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर क्या है काम करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मोटर होगी जिसको हम लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर क्या है काम करती है, वो हमारे पास होगी सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट इनको रफ कर देते हैं पहले। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अति उत्साहित तुल्यकाली मोटर के कारण घटित होता है। अति उत्साहित है, ठीक है, बिल्कुल है। ओवर एक्साइटेड नाम दे रखा है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है ना। ये आपको इसके बारे में पूछे तो हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, सबसे पहले देखिए। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए पावर फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। पावर फैक्टर का अगर आपको पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच कोसाइन एंगल को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है, पावर फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है आर बटा में जेड, एक और क्या होता है के डब्ल्यू बटा में के वी, ये भी पावर फैक्टर का फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो ये काफी फॉर्मूलाज बनते हैं पावर फैक्टर के। पावर फैक्टर हमेशा हाईएस्ट कितना हो सकता है, यूनिटी हो सकता है, जिसे हम इकाई बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिटी का मतलब क्या होगा, इकाई, इकाई जिसे बोलते हैं, यानी कि एक वैल्यू जिसकी होगी हाईएस्ट, एक ही पावर फैक्टर होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम लगाते हैं
कैपेसिटर बैंक, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अगर आपके पास कैपेसिटर बैंक नहीं है तो हम लगाते हैं सिंक्रोनस मोटर को, यानी कि पावर फैक्टर हमें क्या करना है, पावर फैक्टर हमें लीडिंग करना है, ठीक है, पावर फैक्टर को बढ़ाना है और यहां पर सिंक्रोनस मोटर को हमें यूज करना है। तो अगर हम सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड में यूज करेंगे तो वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल से मैंने आपको बता दिया। थोड़ी सी एक बात और मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, सुनिए कि अगर हमारे पास सिंक्रोनस मोटर को हमने ओवर एक्साइटेड और यूज कर रखा है तो ये नो लोड पर भी होनी चाहिए, ठीक है ना, नो लोड ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए सिंक्रोनस मोटर, तब जाकर के ये पावर फैक्टर को इंप्रूव करेगी और इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे ही हम बोलते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। ओके, तो 56 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है। द मैक्सिमम पावर डेवलपमेंट इन ए सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन इज लोड एंगल, यानी कि हमारे पास जो लोड एंगल होता है, लोड एंगल किन किन के बीच में बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लोड एंगल हमारे पास जो एक तो होती है EF फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज और एक होती है मेन वोल्टेज, इनके बीच में बनता है लोड एंगल, ठीक है। इसी लोड एंगल को हम बोलते हैं रोटर एंगल भी, ठीक है, और इसी लोड एंगल को हम बोलते हैं मशीन एंगल भी। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन डिटेल से करेंगे। एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 5 से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, और इन्हीं के आसपास अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपका क्या है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगला, सबसे पहले आपको पूछ सकते हैं लोड एंगल किन किन के बीच में बनता है, वो बनता है EF और वोल्ट मेन वोल्टेज के बीच में। EF क्या होता है, देखिए EF हमारे पास होता है फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज, ठीक है। EF क्या होता है, फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज होता है EF, जिसे हम बोलते हैं फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज। कैसे होता है ये आपको पता होगा कि सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं, उसके अंदर जो कंडीशन बनती है सिंक्रोनस मशीन के अंदर, एक मिनट जस्ट वेट, पहले इनको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए सिंक्रोनस मशीन की बात करें, सिंक्रोनस मशीन की क्या सिस्टम होता है, जैसे हमारे पास ये सिंक्रोनस मशीन का भाग है, इसके अंदर ही क्या होगा, इसके अंदर ही हमारे पास एक रोटर होता है, ठीक है। ये ज्यादा बन गए, इनको डिलीट करना पड़ेगा अभी, पहले रुको एक बार, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है थोड़ा सा कम समझ आता है। इनको हम चेक करते हैं अभी कैसे डिलीट होगा। ये फिर एक और आ गया अभी, चलो चलो वैसे ही बताता हूं आपको, इनको मैं हटा देता हूं। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, जो सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, बाहरी भाग होता है। यहां पर क्या होता है, हमारे पास जो अंदर का भाग इस तरह से, ये होता है रोटर का भाग, ठीक है। इसे हम अलग से सप्लाई देते हैं, जिसे 3 फेज सप्लाई देंगे वो वोल्टेज होती है, और ये हमारे पास एक्साइटेशन वोल्टेज यहाँ पर होती है, जिसे हम डीसी सप्लाई के द्वारा एक्साइट करते हैं, और ये होती है हमारे पास EF। तो आपको पता चला होगा कि सिंक्रोनस मशीन हमारे पास है, उसके अंदर एक तो टर्मिनल वोल्टेज होती है, एक होती है EF जो एक्साइटेशन वोल्टेज बोलते हैं, इनके बीच का एंगल क्या होता है, लोड एंगल होता है। और ये हमारे पास मैक्सिमम पावर कब डेवलपमेंट करेगा, जब इनके बीच में हमारे पास जो एंगल है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री एंगल हो जाए, तब क्या ये मैक्सिमम पावर डेवलपमेंट करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। यहां पर आपको एक और बात दे रखी है, 120 वाली थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं। देखिए 120 डिग्री एंगल आप सभी को पता होता है, जो हमारे पास 3 फेज सिस्टम होता है R, Y और B। 3 फेज सिस्टम के अंदर जो भी एंगल बनता है वो कितने का होता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है हर एक फेज के बीच में। तो ये तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन आप पता ही होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां पर, दे सुनिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पेज को, हाँ ठीक है। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी तार प्रणाली आवासीय भवन में वायरिंग का सबसे आम, सबसे सुरक्षित तरीका तथा एवं सुंदर प्रतीत सुनिश्चित करता है।
ठीक है, सबसे आसान होता है, आराम से हम कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी वायरिंग होगी, तो ये होती है हमारे पास कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, जो कि अंदर हम वायरिंग करते हैं, यानी कि जो वाल होती है, वाल के अंदर जो वायरिंग की जाती है ना, उसे हम बोलते हैं इस टाइप की वायरिंग कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 59 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमेक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, काफी अजीब क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से क्या है, पूछे गए थे, मैं मानता हूं हरियाणा के अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन इनका कोई तोड़ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो मैं तो जो स्पष्ट बात है वो आपको बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई भी तोड़ नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। कुछ एक जो क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चन है, उनमें से क्या है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्या है, अलग ही पैटर्न पे मिलेंगे। ठीक है, उनका कोई भी उपाय नहीं होता, वो क्वेश्चन अलग ही होते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, और वो हमारे सिलेबस के अंदर है ही नहीं, वो 12वीं लेवल की बातें हैं, वहां पर पूछे जाते हैं। तो आपको पूछ रहे निम्नलिखित में से किस प्रकार के तारों को रोमेक्स ब्रांड के नाम से जाना जाता है, तो वो होता है गैर धात्विक आच्छादित वायर को। ठीक है ना, नॉन मेटालिक शीथित वायर होती है, उनको मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हो, बिल्कुल अलग सा ही क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर। एक मिनट, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा 60 नंबर, एक तार संश्लेषित बहुलक से बने रोधक से लेबल किया हुआ उच्च उष्मारोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपत युक्त तारों पर क्या लेबल होती है। ठीक है ना, तो ये आपको पूछ ले। वायरिंग के बारे में थोड़ा सा अलग चैप्टर है, वो आपको मैं स्पेशल वायरिंग के बारे में चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा अलग सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में आपको क्या डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है ना, और वैसे ही फालतू की बातें बताने से कोई फायदा नहीं है, जो स्पष्ट बात है वो बताना अच्छा रहता है। तो यहां तक क्या है, 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन तक हमारे हो गए हैं। कितने क्वेश्चन हमने टोटल किए, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने क्या है, यानी कि 51 से लगे थे हम, और 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से लगे थे 52 और 51 यहाँ ऊपर ही होगा। यहां से हमने डिटेल से शुरू किया था 51 से। ठीक है, और 60 नंबर क्वेश्चन से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से क्या है, लगभग जैसे टाइम मिलेगा उस टाइम क्या है, कुछ ज्यादा भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाया हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, अभी लाइव क्लास शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो।